प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और जो वेक्टर स्पेस की लेक्चर सीरीज चल रही थी उसमें पिछले लेक्चर में हमने लीनियर स्पैन के ऊपर बात करा था और किसी सेट का जो लीनियर स्पैन होता है उसके ऊपर कुछ थ्योरम्स और कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। अब थोड़ा उसमें आगे बढ़ते हुए हम आते हैं लीनियर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर। बेसिकली ये जो टॉपिक है इसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें कुछ थ्योरम्स रह गए थे। उन थ्योरम्स को आज हम लोग इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो जो पहला थ्योरम है बच्चों, एक थ्योरम तो हमने उसी दिन किया था कि इफ टू वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट वन ऑफ देम इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर। यानी कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं यानी रैखिकता परतंत्र हैं तो किसी उनमें से किसी एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, यानी कि किसी एक को दूसरे के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, किसी एक को दूसरे के स्केलर मल्टीपल के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ये हम लोगों ने पिछला एक थ्योरम पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर में। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग और ध्यान देते हैं जिसमें एक छोटा सा थ्योरम है। जैसे ये तो दो रिजल्ट्स हैं और ऑब्वियस हैं बेसिकली, जिनमें से पहला जो रिजल्ट है वो ये कहता है कि जो जीरो वेक्टर होता है, बेसिकली जो जीरो वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स ठीक है ना, बहुत ऑब्वियस है ये, क्योंकि अगर आप इसके साथ में कोई a लेंगे और 0 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो डेफिनेटली a इंटू 0 बराबर अगर 0 है और ये ऑलरेडी 0 है तो इस a को आप कुछ भी ले सकते हैं। a कैन एनीथिंग, एनी स्केलर, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो मतलब आप फ्री हैं, यहां पर आप नॉन जीरो वेक्टर भी ले सकते हैं। इट मींस आप इसको 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो उस स्थिति में ये जो वेक्टर हो गया ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट की डेफिनेशन क्या है कि आप उसका स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करें और इक्वल टू 0 करें। और अगर स्केलर 0 नहीं है ना, 0 आने के लिए स्केलर 0 ना हो तो उस केस में जो वेक्टर है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। इट्स वेरी इजी। तो ये एक के लिए आसान है। अब ऐसा ही एक और वेक्टर है, एक और थ्योरम है, वो है अ सेट ऑफ वेक्टर विच कंटेन एटलीस्ट वन जीरो वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। अच्छा, ये तो अपन लोगों ने कर लिया, सिंपल सी बात है। तो ये तो आसान हो गया। एटलीस्ट क्या लिखा था, a set of vector in which contains at least one zero vector is linearly dependent. Okay, तो ये सिंगल सेट के लिए तो अपन लोगों ने कर लिया। अब एक और थ्योरम है, वो थ्योरम ये कहता है कि a set of vector which contain at least one zero vector is linearly dependent। यानी कि अगर कोई सेट है जिसमें कम से कम एक वेक्टर 0 है तो वो जो सेट है वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा, यानी रैखिकता परतंत्र होगा। ठीक, तो ये बहुत ही आसान सी चीज है। इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे बच्चों, इट्स वेरी इजी। ऐसे कर लेते हैं, लेट s इज इक्वल्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n is set of vectors such that alpha 1 is equals to 0। मतलब उसने कहा था ना कि एक कोई सेट ऑफ वेक्टर है जिसमें कम से कम एक वेक्टर 0 है, तो हमने मान लिया कि ये एक वेक्टर 0 है। ठीक है ना, मतलब माना s बराबर जितना सदिशों का समुच्चय है इस प्रकार की अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0। Now suppose a1 comma a2 dash dash an belongs to f are scalars such that a1 alpha 1 a2 alpha 2 dash dash an alpha n is equals to 0। राइट, मतलब कि हमने ये स्केलर्स लिए और इस तरह से लिए हैं कि जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो 0 है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए ना कि ये सारा लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, 0 है। here
अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो वेक्टर्स हैं ये 0 नहीं है, लेकिन बट अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0। Here alpha 2, alpha 3, alpha n not equals to 0, but alpha 1 is equals to 0. So identity 1 holds only when a2 is equals to 0 is equals to a3 is equals to an। मतलब ये सारे तो 0 होंगे ही होंगे, एंड a1 कैन टेक एनी वैल्यू, और जो a1 है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि अल्फा 1 0 है। तो भाई अगर आप ये कह रहे हैं कि ये अल्फा 1 0 है तो ये कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। सो ये सारे 0 नहीं थे लेकिन अल्फा 0 था, तो ये जो आइडेंटिटी है जिससे कि हमें पता चलता है कि जो वेक्टर्स हैं वो लीनियर इंडिपेंडेंट हैं कि डिपेंडेंट है, ये आइडेंटिटी तभी होल्ड होगी जबकि a2 से लेके an तक 0 हो और a1 कोई भी वैल्यू ले सकता हो, ठीक है ना। दैट इज a1 अल्फा 1 इज इक्वल्स टू 0 implies that a1 not equals to 0 if alpha 1 is equals to 0, ठीक है ना। so we have a1 a2 dash dash an not all 0, यानी कि ये जो जितने भी स्केलर्स थे ये सारे 0 नहीं हैं, क्योंकि ये वाला कोई भी वैल्यू ले सकता है। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने वेक्टर्स थे अल्फा 1 से लेके अल्फा n ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, जबकि इनमें ये जो अल्फा 1 था वो क्या था, 0 था। तो सिंपल सी बात है, आपको करना ये है एक सेट ले लेना है, उसमें अल्फा 1 को 0 ले लेना है, फिर स्केलर्स लेना है, फिर ये आइडेंटिटी बनाना है, फिर उनको बताना है कि भाई ये आइडेंटिटी तभी होल्ड करेगी जबकि सॉरी इससे पहले आप लिख देंगे क्योंकि यहां पर ये सारे 0 नहीं है, अल्फा 1 0 है, तो ये आइडेंटिटी तभी होल्ड करेगी जब a2 से लेकर an 0 हो और a1 कोई भी वैल्यू ले सकता हो, ठीक है ना। दैट इज अगर इसको 0 बनाना है तो a1 नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, क्योंकि अल्फा 1 0 नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि ये सारे जो स्केलर्स हैं ये सारे स्केलर 0 नहीं है, क्योंकि इनमें एक नॉन 0 है। और जैसे सारे स्केलर 0 नहीं होंगे, जैसे आप ये दिखा देंगे, तो ये जो वेक्टर है जिनके साथ में आपने इन स्केलर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया था वो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? श्योर, पक्का? तो ये क्या हुआ, ये आपने एक थ्योरम किया कि अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में एक वेक्टर 0 हो, कम से कम एक, तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर होता है, वो जो सदिशों का समुच्चय होता है, वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट यानी कि रैखिकता परतंत्र होता है। क्लियर? नाउ अब आते हैं एक और थ्योरम के ऊपर, आइए उसे देखते हैं। नाउ बच्चों एक और थ्योरम है कि एनी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब ये कहता है कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होता है वो भी हमेशा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा ध्यान देंगे कि इसको कैसे प्रूफ करना है। हमें ये दिखाना है कि किसी भी रैखिकता पर स्वतंत्र सदिशों का जो उपसमुच्चय होता है वो भी रैखिकता स्वतंत्र होता है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए जो पहले कहा है वो मान लो, एक सेट लो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का, फिर एक उसका सबसेट लो, उसे हम दिखाएंगे कि वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, राइट। अब देखो कैसे। इसके प्रूफ के लिए आप मानना कुछ इस तरह से, लेट
S is equals to alpha 1 alpha 2 dash alpha 3 dash dash alpha n is set of linearly independent vectors of VF। मतलब हमने मान लिया कि ये एक सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है VF के लिए। देन there exist a1 a2 dash dash an belongs to F such that a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 dash dash an alpha n is equals to 0 implies that a1 is equals to a2 is equals to an is equals to 0। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है तो भाई स्केलर्स यहाँ पे कुछ होंगे f में और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे और उसको 0 करेंगे तो जितने भी स्केलर्स हैं वो सब 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो नाउ अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर एक्सप्रेशन नंबर 1। अब आते हैं अगेन लेट S1 is equals to alpha 1 alpha 2 dash dash alpha k, where k is what? K is less than equal n and greater than 1। ये हमेशा एक से बड़ा होना चाहिए, एक नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक लिया तो इसका मतलब हो गया कि S1 में आपने एक एलिमेंट ले लिया और एक एलिमेंट के साथ में अगर आप S1 को लोगे तो वो ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक वेक्टर जो कि नॉन जीरो हो वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। सो अगेन लेट S1 इज इक्वल्स टू दिस वन वेयर k इज लाइज बिटवीन लेस देन इक्वल n एंड ग्रेटर देन 1। आप चाहो तो यहां लिख देना, बिकॉज इफ k इज इक्वल्स टू 1 then S1 is equals to alpha 1 only, and this implies that A1 alpha 1 is equals to 0 implies A1 is equals to 0। क्यों? because alpha 1 जो है वो 0 नहीं है तो A1 को 0 होना पड़ेगा, और इसका मतलब ये हो गया कि S1 is linearly independent हो जाएगा। ठीक, तो ये इजीली है, मतलब एक अगर k इज इक्वल्स टू 1 है तो आप इजीली दिखा सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा S1। लेकिन उस केस में ये कोई और थ्योरम बन जाएगा एक एलिमेंट वाला, जो कि हम पहले ही दिखा चुके हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक से ज्यादा वेक्टर्स लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अब इसे क्या दिखाना है आपको? लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है। उसके लिए क्या करेंगे हम? नाउ वी शो, अब हम दिखाएंगे दैट S1 is linearly independent। S1 is linearly independent। Let scalars A1, A2 से लेकर AN belongs to F such that, हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं इसका, A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash A not AN AK alpha k is equals to 0। दिस इज 2। हमने क्या करा कि ये जो लीनियर कॉम्बिनेशन, इसके इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बना लिया और उसको इक्वल टू 0 कर दिया। अब हमें केवल ये दिखाना है कि ये जो A1 से लेकर AK हैं ये सब क्या है? 0 है। जैसे ये दिखा देंगे तो जो S1 है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसको आप 2 दे दीजिए। ठीक है, इक्वेशन 2 can be written as, इक्वेशन 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? A1 alpha 1 A2 alpha 2 plus dash dash AK alpha k plus AK plus 1 alpha k plus 1 plus dash dash, यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं 0 इंटू, है ना, और 0 इंटू अल्फा n इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि 2 को हमने क्या करा, इस यहां तक तो एज इट इज लिखा,
इसके बाद k के बाद n तक जितने भी वेक्टर्स थे उनको भी लिखा, लेकिन 0 के साथ में लिखा हमने, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, बट अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा n, मतलब k तक छोड़िए, आपने ये पूरी एक्सप्रेशन बनाई, लेकिन ये जो सारे वेक्टर्स हैं ये तो सब क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। भाई ये सारे वेक्टर्स तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, सो वी मस्ट हैव, तो इसका मतलब है हमें क्या प्राप्त होगा, सो वी मस्ट हैव a1 इज इक्वल्स टू a2 डैश डैश इज इक्वल्स टू ak इज इक्वल्स टू ak, सॉरी ये तो इसके आगे 0 ही है, ak इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सारे स्केलर्स हैं इन सबको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। बाकी ये तो ऑलरेडी आपने 0 ही लिए थे कोफिशिएंट्स इनके, तो ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट थे n वेक्टर्स, इसलिए इनके साथ में जितने स्केलर्स आपने लिए इनको भी 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही आप कहेंगे कि ये 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा k आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसका मतलब ये हुआ S1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो जो आपको प्रूफ करना था वो आपने कर दिया कि किसी भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट का जो सबसेट होता है वो भी अपने आप में क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी रैखिकता स्वतंत्र होता है। तो इसे अपनी लैंग्वेज में, हिंदी मीडियम वाले इसे अपनी भाषा में लिख दीजिएगा। आपके पास जो भी बुक हो आप उसको देख लीजिएगा, उससे भाषा आपको समझ में आ जाएगी। मेन है कि कंसेप्ट कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपने क्या टेक्निक आजमाई, आपको क्या दिया था और उसी से कैसे निष्कर्ष आपने बनाया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये चीज समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि आधा सोल्यूशन हमेशा प्रश्न में ही दिया हुआ होता है। तो जो आपको सिद्ध करना था उसके लिए आपने एक इस वेक्टर्स का सेट लिया, उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो दिया हुआ था इसलिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया। इसका मतलब ये सारे स्केलर 0 होना चाहिए। फिर उसका एक सबसेट लिया जिसमें k जो था 1 से बड़ा और n से छोटा था, क्योंकि अगर k बराबर 1 लेंगे तो S1 में एक ही एलिमेंट होगा और वो हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, तो एक एलिमेंट लेने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक। सो k मस्ट बी ग्रेटर देन 1। अब हमें ये दिखाना था कि S1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हमने मान लिया कि कुछ स्केलर्स हैं ऐसे fk के लीनियर कॉम्बिनेशन उनका बनाए इन k वेक्टर्स के साथ, तो वो 0 आता है। अब इस 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते थे, तो हमने 2 में क्या कर दिए, बाकी के जो इस वेक्टर्स थे उनको भी ऐड कर दिया, लेकिन 0 कोफिशिएंट के साथ में, ताकि ये चीज बदले ना। मतलब हमने इसको ऐसा लिख दिया, हम जैसे ही इसको ये ऐसा लिखते हैं तो हमारे पास n वेक्टर्स मिल जाते हैं, और क्योंकि n वेक्टर जो थे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट था, इसका मतलब ये हुआ कि ये a1 से लेके a2 ak ये तो सब 0 ही हैं, इन सबको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। और जैसे ही आप इनको 0 दिखा दोगे तो इसका मतलब S1 जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र हो जाएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस थ्योरम। एक थ्योरम और बचा हुआ है लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब आइए जरा उसको और देख लेते हैं। थ्योरम में आपको पहले स्टेटमेंट पढ़ देता हूं और फिर उसके बाद समझा दूंगा। थ्योरम है, लेट VF बी अ वेक्टर स्पेस एंड S, जिसके अंदर n वेक्टर्स हैं, एक सेट है, बी अ सबसेट ऑफ सम नॉन जीरो वेक्टर्स। नॉन जीरो वेक्टर्स हैं V के, ध्यान रखिएगा। देन दिस सेट is linearly dependent if and only if some vectors of S, say ak, where k is between 2 and n, can be expressed as a linear combination of the preceding ones, vectors alpha 1, alpha 2, alpha k minus 1, ठीक है। तो ये हम लोगों को बेसिकली दिखाना है कि अगर कोई सेट है n वेक्टर्स का, नॉन जीरो वेक्टर्स का, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा जबकि उसमें से किसी वेक्टर को उसके पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सके। आई रिपीट, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो आप उसके पहले वाले जो वेक्टर्स हैं, है ना, मतलब किसी भी एक वेक्टर को कोई ना कोई एक वेक्टर उसमें जरूर ऐसा मिल जाएगा जिसको कि आप उसके पहले के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, नंबर 1। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली क्या होगा, डिपेंडेंट होगा, राइट।
तो ये चीज़ हम लोगों को बेसिकली दिखाना है, और इसमें एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ने वाली है हम लोगों को। वो थ्योरम मैं आपको एज इट इज़ ही बता देता हूँ। वो थ्योरम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। वो थ्योरम ये थी कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। मतलब ये था कि ये मेन थ्योरम नहीं है एक्चुअल में, जिसकी ज़रूरत एक थ्योरम है छोटी सी जो इसमें काम आने वाली है, वो बता देता हूँ कि आपके पास में अगर कोई सेट है S जिसमें आपने कुछ वेक्टर्स लिए हैं, तो ये जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स का सेट है, और इसका अगर आप एक सुपर सेट बनाओगे, क्या बनाओगे? सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब होता है अधिसमुच्चय, मतलब उसमें कुछ और एलिमेंट्स जोड़ दो आप। तो आपने S में मान लीजिए कि कुछ एलिमेंट्स और जोड़ दिए, मान लीजिए कि उसमें आपने अल्फा एलिमेंट जोड़ दिया, तो अब नया सेट बन गया S1 जिसमें कि एलिमेंट्स कितने होंगे? n+1 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ये सुपर सेट बन गया, S का सुपर सेट बन गया, ध्यान रखिएगा। तो ये जो S1 है ये भी लीनियरली डिपेंडेंट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप इसके वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मान लीजिए कि इसमें n वेक्टर्स थे, तो a1 अल्फा 1, a2 अल्फा 2 से लेकर an अल्फा n, प्लस ये एक नया वेक्टर जोड़ा था अल्फा, तो इसके साथ में मान लीजिए कि आपने अल्फा लिखा, और यहां पर आपने क्या लिख दिया? यहां पर आपने लिख दिया मान लीजिए an+1 इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n ये लीनियरली डिपेंडेंट थे, तो इसका मतलब ये हुआ कि a1, a2 डैश डैश an ये सब जीरो नहीं होंगे, इनमें कुछ ना कुछ नॉन जीरो होंगे। और जैसे ही आप ये कहेंगे कि इनमें कुछ नॉन जीरो हैं, तो ऑटोमेटिकली ये जो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या आपने एक समीकरण बनाया है, ये आपको बताएगा कि इस पूरे की पूरी लीनियर कॉम्बिनेशन में सारे स्केलर जीरो नहीं है, कुछ नॉन जीरो हैं। और जैसे ही आप कहते हैं कि कुछ नॉन जीरो हैं स्केलर्स, तो ऑटोमेटिकली जितने भी वेक्टर्स हैं उस एक्सप्रेशन में, वो सब वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो मतलब ये तो ऑब्वियस भी है कि किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो भी अपने आप में लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब आते हैं अपन लोग कहां पर? मेन थ्योरम के ऊपर, कि किसी भी नॉन जीरो वेक्टर्स के सेट, जो नॉन जीरो वेक्टर्स है, वो जो सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा इफ एंड ओनली इफ उसमें किसी वेक्टर को उसके पहले वाले वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सके। ये आपको प्रूफ करना है। मतलब दोनों पार्ट हैं, एक मेन पार्ट है, फिर उसका कन्वर्स यानी उल्टा भी दिखाना है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करते हैं? पहले मेन पार्ट ले लेते हैं। क्या? प्रूफ। इसका प्रूफ करते हैं अपन लोग। लेट, सबसे पहले लेते हैं लेट S इज इक्वल टू अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n बी अ सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ VF सच दैट बी अ सेट ऑफ, मेरे हिसाब से यहीं पे लिख देना, बी अ सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ VF, नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ VF, ठीक है ना? सो दैट इज देयर एग्जिस्ट A1 A2 डैश डैश AN बिलोंग्स टू F सच दैट, इस प्रकार होंगे कि A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 प्लस an alpha n is equals to 0 implies that a1 is equals to a2 is equals to dash dash an is equals to 0। भाई ये हमने क्या मान लिया कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं वेक्टर्स। अब हमें ये दिखाना है कि इनमें से किसी एक वेक्टर को बाकी के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है? सपोज दैट, यहां पर हम लोग सपोज करते हैं, सपोज दैट k is the least positive integer such that ak plus 1 is equals to ak plus 2
इज इक्वल्स टू डैश डैश ए एन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, मतलब हमने ये मान लिया कि जो k है वो इस तरह से एक पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब a1 अल्फा 1 ये 1 2 3 से लेकर n उनके बीच में ही कहीं पर k, अगर n की वैल्यू मान लो 10 है तो k की मान लो वैल्यू 5 हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन वो इस तरह से हमें मैनेज करना है कि उसके आगे के जितने भी ये स्केलर्स हैं ये सब जीरो हों और उसके पहले के जो स्केलर्स हैं वो नॉन जीरो हों। ठीक है ना, कम से कम a के नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, k is the least positive integer such that this is equals to 0 and ak not equals to 0। ठीक है, ak बस 0 नहीं होना चाहिए, है ना। may be preceding scalars are sum of may be sum of preceding scalars are 0। मतलब एक जीरो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके पहले के कुछ स्केलर जीरो हो जाएं, लेकिन ये बात पक्की है कि एक के आगे के सारे जो स्केलर्स हैं वो जीरो हैं। ठीक, क्योंकि भाई लीनियरली डिपेंडेंट की बात कर रहे हैं, तो सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख दिया है, लीनियरली डिपेंडेंट था ना ये, तो ये सारे जीरो थोड़ा ना होंगे। a1 a2 an implies not all a1 a2 dash dash an are 0। भाई सारे के सारे स्केलर थोड़ा ना जीरो होंगे अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो। ठीक है, हमने a के ऐसा माना कि उसके आगे के स्केलर जीरो है, उसके पीछे के स्केलर में से कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सभी जीरो नहीं होंगे, और a के तो कम से कम जीरो नहीं है। ठीक है ना, नाउ अगर हम ये कह रहे हैं कि a के जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ले लीजिए 1, देन बाय 1, तो 1 की मदद से a1 अल्फा 1 प्लस a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश a के अल्फा k इज इक्वल्स टू 0, जहां पर a के 0 नहीं है, a के नॉट इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके आगे के तो सब जीरो थे, ये इज इक्वल्स टू इतना हो गया। दिस इंप्लाइज दैट a के अल्फा k इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 डैश डैश a k माइनस 1 इंटू अल्फा k माइनस 1। मतलब कि इसको छोड़कर बाकी सबको आप उधर लेके चले गए तो आप इस तरह से लिख देंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा k इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन a k a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश a k माइनस 1 अल्फा k माइनस 1। इसका मतलब आपने क्या करा, आपने a k को उसके पहले के जो वेक्टर्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, और ये केवल तभी हो सका जब ये सारे के सारे वेक्टर्स क्या थे, लीनियरली डिपेंडेंट थे, क्योंकि डिपेंडेंट होंगे तब उनमें से एक आध a k होगा जो जीरो नहीं होगा। ठीक, तो वही आपने पकड़ लिया बस। सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा k can be expressed as linear combination to preceding vectors, यानी कि उसके पहले के जो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है। इट्स वेरी इजी। नाउ एक पार्ट पूरा हुआ, जब आपने वेक्टर्स लिए वो लीनियरली डिपेंडेंट थे, और फिर आपने ये बताया कि जब वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो उनमें से किसी एक वेक्टर को, है ना, उसके पहले के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब इसका कन्वर्स दिखाएंगे। कन्वर्स के लिए बहुत ही आसान है। कन्वर्स में हम लोग क्या मान लेते हैं, माना लेट अल्फा k इज अ वेक्टर
in what? in S such that, हमने माना कि अल्फा के एक ऐसा वेक्टर है S का सच दैट कि अल्फा के को आप लिख सकते हो, आप उसको इस तरह से लिख दो, कैसे? अल्फा के इज इक्वल्स टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस डैश डैश A के -1 अल्फा के -1। मतलब कि एक ऐसा अल्फा के एक ऐसा वेक्टर्स था कि आप अल्फा के को उसके प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते थे, ठीक है ना? सच दैट दिस वन, दैट इज, आप चाहो तो यहां लिख देना, दैट इज अल्फा के कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर्स, ठीक है ना? प्रीसीडिंग वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ, दिस इंप्लाइज दैट जब आप इस अल्फा के को भी इस तरफ लेके जाएंगे तो इधर 0 बन जाएगा, और इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, A1 अल्फा 1 A2 अल्फा 2 डैश डैश A के -1 अल्फा के -1 प्लस यहां पे माइनस लिखेंगे, यहां पे अल्फा के लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 0। मतलब कि आपने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, और ध्यान से देखिए इस लीनियर कॉम्बिनेशन में कि इस अल्फा के का कोफिशिएंट क्या है? -1 है, दिस वन, ठीक? क्लियरली यहां पे लिखिएगा, क्लियरली अल्फा 1 अल्फा 2 डैश डैश अल्फा के आर लीनियरली डिपेंडेंट। क्लियरली कि ये जो के वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बिकॉज, आप लिख दीजिएगा, बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ अल्फा के इज -1, जो कि 0 नहीं है, ठीक? तो ये जो वेक्टर्स हुए ये लीनियरली डिपेंडेंट हुए। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंप्लाइज दैट superset of these vectors that is अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा के एंड डैश डैश अल्फा n, ठीक है ना? मतलब कि भाई ये के वेक्टर्स तो क्या थे? लीनियरली डिपेंडेंट थे। अब आपने उसका एक सुपर सेट बना दिया और उसमें के वेक्टर्स डाल दिए, यानी अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक के वेक्टर्स डाल दिए। दैट इज दिस वन इज ऑल्सो लीनियरली डिपेंडेंट, और ये वेक्टर भी क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, क्योंकि आपने अभी बताया था कि किसी भी लीनियरली डिपेंडेंट सेट का जो सुपर सेट होता है वो भी क्या होता है? लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो इस तरह से बच्चों आपने क्या किया, जो आपको थ्योरम प्रूफ करनी होती है उसी में ही सब कुछ दिया रहता है, बस उसको अच्छे से समझना है। इसलिए इसमें अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या ईमेल कर दीजिएगा हमें, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे फिर से। लेकिन इन चीजों को समझने का प्रयास करिए कि व्हाट द थ्योरम वांट फ्रॉम यू, थ्योरम आपसे चाहती क्या है, उसको केवल शब्दों में पिरोना है। मैथमेटिकल वर्क इज वेरी इजी, लेकिन उसको भाषा के रूप में लिखना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक? तो आप इसको लैंग्वेज के फॉर्म में लिखिए, सामने वाले को समझाइए कि ये ऐसा था इसलिए ऐसा हुआ, ये ऐसा था ये इसलिए ऐसा हुआ, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सकें, ठीक? सो हिंदी मीडियम वाले इसको एक बार अपनी बुक में पढ़ लीजिएगा। टेक्निकल लैंग्वेज मैंने समझा दी है कि कैसे क्या करना है, आप आसानी से इस थ्योरम को कर लेंगे। तो यहां पर बच्चों जो लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर थ्योरम हो सकती थी, ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट थी वो सब मैंने आपको बताई। आप लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर्स के ऊपर जितने भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो सके उनको कर लीजिएगा। अब हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के ऊपर बात करेंगे, और फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, बेसिस क्या होता है, और उसके ऊपर जो थ्योरम्स हैं उनके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और धीरे धीरे इस वेक्टर स्पेस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। सो हमारे साथ बने रहिए। आप वीडियोस जो अपलोड होते हैं हमारे चैनल पे उनके अपडेट्स के लिए चैनल को चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? ये ऑप्शनल है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है।
हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।